चूज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। ये किताब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले या यूं कहें कि ऑनलाइन बिजनेसेस के इर्द गिर्द घूमती है। अगर सटीक तरीके से कहा जाए तो इस बुक का मेन फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी इंफॉर्मेशन वाले भाग पर ज़्यादा है। इसी कारण इसके ऑथर हमें एक एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़ मतलब कि शिक्षा और कौशल से जुड़ा बिजनेस करने की सलाह देते हैं। इसलिए अगर आप कोई शिक्षा या कौशल से जुड़ा बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ई लर्निंग कोर्स, फ्रीलांसिंग या ऐसे ही किसी और बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो इस किताब में बताई गई बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। इस समरी में मैंने पूरी बुक को कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बताई गई बहुत सी बातें आपको पहले से ही पता होंगी। इसलिए मैं केवल उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। उस टॉपिक का नाम है 5 मार्केट मस्ट हैव्स। 5 मार्केट मस्ट हैव्स का मतलब है वो 5 बातें जिन्हें आपको किसी भी मार्केट में और ख़ासतौर पर ऑनलाइन बिजनेस वाले मार्केट में घुसने से पहले ढूंढनी है। अगर आपने अपने ऑनलाइन बिजनेस को इन 5 बातों का फिल्टर लगाकर नहीं खोजा तो हो सकता है कि आप ऐसे मार्केट में घुस जाएंगे जहां आपके सफल होने के बहुत कम चांसेस होंगे। पर शायद इन 5 मार्केट मस्ट हैव्स को जानने से पहले आप ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करें, और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी इस एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़ वाली सब कैटेगरी में ऐसी क्या खास बात है। तो आइए पहले हम इन्हीं 2 सवालों के जवाब समझते हैं। ऐसा करने से आपको मार्केट मस्ट हैव्स भी ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। पहला सवाल, ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करें। एक ऑनलाइन बिजनेस की सबसे खास बात यह होती है कि ये आपको स्केलेबिलिटी देता है। इंटरनेट आपके पारंपरिक बिजनेस के स्कोप को भी बहुत बड़ा कर सकता है। उदाहरण के लिए एक नॉर्मल कपड़े की दुकान केवल उसी बाजार में कपड़े बेच सकती है जिस बाजार में वो फिजिकली प्रेजेंट है। वो दुकान जिस शहर में है केवल उसी शहर के लोग उसके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं क्योंकि उसका स्कोप वहीं तक सीमित है। इसकी जगह अगर वही दुकान एक ऑनलाइन बाजार जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर अपने कपड़े बेचने लगती है तो उसके कपड़े देश के किसी भी कोने में बेचे जा सकते हैं। ऑनलाइन हो जाने पर अपने शहर की बाउंड्री इस दुकान के लिए कोई मायने नहीं रखेगी। उसका स्कोप सिटी लेवल से बढ़कर नेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा। जो बिजनेस नॉन फिजिकल गुड्स बेचते हैं तो उनका स्कोप इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे बिजनेसेस पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिक्री कर सकते हैं। जो बिजनेसेस ऐप्स, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें बेचते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के लिए आप इस ऐप को देखिए। ये एक सिंपल सी ऐप है जिसमें कि फ़ोन के लिए वॉलपेपर्स का कलेक्शन है। इसकी कीमत मात्र 10 रुपये है और ये अभी तक 10,000 बार डाउनलोड की जा चुकी है। आप सोचिए कि अगर इस ऐप के क्रिएटर ने एक नॉर्मल सी दुकान एक फिजिकल बाजार में लगाई होती जिसमें ये केवल गेम्स या सॉफ्टवेयर बेचते तो क्या ये किसी भी चीज़ की 10,000 कॉपीज़ बेच पाते। सेम बात सर्विसेज पर भी लागू होती है। टीचिंग या फिर पढ़ाना एक सर्विस होती है। अगर आप इस कोर्स को देखें तो ये आपको पढ़ाता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ये कोर्स अलग अलग कीमतों पर बिकता है पर अभी तक इस कोर्स को 30,000 लोग ले चुके हैं। इससे कंपेयर करने के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में माहिर हैं और आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की एक फ़िज़िकल कोचिंग क्लास शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स ढूंढ पाएंगे जिनको पीपीटी बनाना सीखनी होगी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि आखिर एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ के बिजनेस में ऐसा क्या खास है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ के बिजनेस को दूसरे बिजनेसेस से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाते हैं। सबसे पहला कारण है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेट करके पैसे कमाते हैं तब आपको बस एक ही बात का ख्याल रखना होता है कि सबसे अच्छा कंटेंट कैसे बनाएं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मीडियम से लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपके सक्सेस का 80% आपके कंटेंट पर निर्भर करता है। अगर आपको लोगों को चीज़ें अच्छे से समझाना आता है तो आप अपनी सक्सेस का आधा रास्ता तो पहले ही कवर कर चुके होते हैं। आप चाहे किसी भी फॉर्म में एजुकेटिव कंटेंट बनाएं, आपके पास हमेशा उस कंटेंट को सस्ते से सस्ते तरीके से बनाने के ऑप्शंस होंगे। जैसे कि अगर आप रिटन यानी कि लिखित कंटेंट बनाते हैं तो आप पीडीएफ, ब्लॉग या ई बुक्स जैसे फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं जिनको बनाने में कोई पैसा नहीं लगता। इसी तरह वीडियो कंटेंट भी शूट करके या पीपीटी के ज़रिए बनाया जा सकता है, पर इसमें भी प्रोडक्शन का खर्चा किसी भी दूसरे बिजनेस से कम ही लगेगा। आप अभी जो चैनल देख रहे हैं वो खुद ही एक एजुकेशन बेस्ड चैनल है और मेरा इन वीडियोस को बनाने में कोई पैसा नहीं लगता। बिना कोई खर्चा किए मैं इस चैनल से पैसे भी कमा रहा हूँ।
एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ बेस्ड बिजनेस का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको एक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस बेसिक्स को समझकर शुरुआत करनी है और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं और लोगों को पढ़ाते या समझाते जाते हैं वैसे वैसे आप अपने आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। एक टीचर को बस उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर आपको ये बात सही नहीं लगती तो ज़रा सोचिए, बड़े बड़े MBA के कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर ये पढ़ाते हैं कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, पर अगर उनको बिज़नेस करने में इतनी एक्सपर्टीज़ है तो वो खुद अपना बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे, जॉब क्यों कर रहे हैं? तो अब जब आप एक एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़ बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस के इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं तो इसके बाद हमें समझना चाहिए कि ऐसा बिजनेस चूज़ कैसे करें जो कि सक्सेसफुल होगा। इसके लिए हमारी मदद करेंगे हमारे 5 मार्केट मस्ट हैव्स। टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं, इस बुक के ऑथर कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये पाँचों के 5 फैक्टर्स आपके बिजनेस में होंगे तभी आपका बिजनेस सफल होगा। हो सकता है कि केवल 4 या 3 कंडीशंस फुलफिल होने पर भी आपका बिजनेस चल जाए। इसलिए इन 5 कंडीशंस को एक एडवाइस की तरह लीजिए, एक नियम की तरह नहीं। एक अच्छे मार्केट की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो एवरग्रीन होता है, एक फैड नहीं। डिमांड के बेसिस पर हम किसी भी मार्केट को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फैड मार्केट और एवरग्रीन मार्केट। फैड मार्केट वो होता है जिसमें डिमांड बहुत ही कम समय के लिए आती है। मान लीजिए कि लेदर जैकेट का एक नया चलन आया है और आप देखते हैं कि आपके आसपास हर कोई लेदर जैकेट में ही घूम रहा है। कुछ दिन में आप देखते हैं कि केवल आप ही ऐसे हैं जो वही पुरानी ऊनी स्वेटर पहनकर घूम रहे हैं, जबकि आपके आसपास सभी लोग एक जैसी लेदर जैकेट पहनने लगे हैं। अब आपको अपने मन में एक ओल्ड फैशन इंसान की तरह फील होने लगता है, तो अब आप भी पीयर प्रेशर में आके एक लेदर जैकेट ले आते हैं। कुछ दिन तो आप उस लेदर जैकेट को पहनकर फैशन में बने रहते हैं, पर अचानक आप देखते हैं कि आजकल तो सब पुलोवर पहन रहे हैं, लेदर जैकेट तो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। तो इस केस में लेदर जैकेट का जो कुछ समय के लिए ट्रेंड आया था वो बस एक फैड था। अब ऐसे में जिस किसी ने भी अचानक से बढ़ती हुई डिमांड को देखकर लेदर जैकेट प्रोड्यूस करने का बिजनेस शुरू किया होगा, उसका बिजनेस फैड के ख़त्म होने पर ठप होना ही होना है। इस सब के दौरान जो बिजनेस फॉर्मल ड्रेसेस बनाते होंगे उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेड सेल्स में कोई खास अंतर नहीं देखा होगा और इस बात के कोई आसार नहीं है कि लोग फॉर्मल ड्रेसेस पहनना बंद कर देंगे। ऑफिसों में, कॉलेजों में, स्कूलों में फॉर्मल ड्रेसेस हमेशा से चलती आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। एवरग्रीन मार्केट का यही प्रिंसिपल एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ के बिजनेस पर भी लागू होता है। चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हों, व्लॉगिंग कर रहे हों, लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हों, ई-बुक्स बेच रहे हों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसकी डिमांड लंबे समय तक रहे। उदाहरण के लिए करीब 1 साल पहले मैंने इस चैनल पर इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन नाम की बुक के ऊपर वीडियो बनाई थी। जिस दिन से मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है उसी दिन से उस वीडियो पर हमेशा व्यूज़ आते हैं, यहाँ तक कि हर महीने उस वीडियो पर पिछले महीने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अब ये व्यूज़ आते कहाँ से हैं? हर महीने 1/4 से भी ज़्यादा व्यूज़ उन लोगों से आते हैं जो खुद इस किताब के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस किताब की एक कांस्टेंट डिमांड हमेशा रहती है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी ये डिमांड ऐसे ही बनी रहेगी। पर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मैं अपनी बात पर कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि ये किताब 1984 में छपी थी और तब से लगभग 30 दशक बाद भी लोग इसे सर्च करते हैं। इसका मतलब कि ये किताब खुद ही एक एवरग्रीन किताब है। इस किताब की जगह अगर मैंने किसी ऐसे प्रोडक्ट पर वीडियो बनाई होती जो उस समय मार्केट में नया नया आया होगा तो अब तक सीन कुछ और ही होता। ये वीडियो मैंने सितंबर 2018 में बनाई थी और मान लीजिए कि मैंने उसी समय रिलीज हुए किसी मिड रेंज एंड्रॉयड फ़ोन का रिव्यू किया होता, तो क्या आपको लगता है कि आज 2020 में भी लोग उस फ़ोन के बारे में सर्च कर रहे होते? इसलिए जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो लंबे समय तक रिलेवेंट रहेगी। कुकिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, ये कुछ ऐसे नीश हैं जो कभी पुराने नहीं होते। आगे आने वाली जनरेशन्स भी इन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन खोजती रहेगी। एक अच्छे मार्केट की दूसरी निशानी ये होती है कि वो एक एंथुसियास्ट मार्केट होता है, ना कि एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मार्केट। एक एंथुसियास्ट मार्केट को समझने से पहले ये समझिए कि किसी भी मार्केट में 2 तरह के कस्टमर होते हैं,
ऐसे कस्टमर जो केवल एक बार मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं और दोबारा कभी वापस नहीं आते, और ऐसे कस्टमर जो कि मार्केट में बार बार खरीदारी करते हैं। मान लीजिए कि आप हाउस कंस्ट्रक्शन का सामान बेचते हैं। सीमेंट, पाइप, स्विच बोर्ड और घर बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो सब आपके पास होता है। आपके स्टोर के सारे कस्टमर्स वो लोग हैं जिनके अभी मकान बन रहे हैं। ऐसे कस्टमर्स को अपना मकान बनने के बाद आपके प्रोडक्ट्स की बहुत लंबे समय तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कई तो शायद कभी दोबारा आपके पास आएंगे ही नहीं। इसलिए आपकी सेल पूरी तरह से नए कस्टमर्स पर डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस मार्केट में हैं उसमें ज़्यादातर कस्टमर्स को अपनी प्रॉब्लम के लिए एक वन टाइम सॉल्यूशन की ज़रूरत रहती है। एक बार कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे में तब क्या होगा जब आपके एरिया में नई बिल्डिंग्स की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक एंथुसियास्ट मार्केट में जाना पड़ेगा। एक एंथुसियास्ट मार्केट वो होता है जहां कस्टमर किसी भी सब्जेक्ट या काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जब लोगों को किसी सब्जेक्ट या काम में बहुत इंटरेस्ट, लगाव या शौक होता है तो वो उसे पूरा करने के लिए बार बार मार्केट से नई नई खरीदारी करते हैं। और अगर आप ऐसे कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो एक सिंगल कस्टमर से भी लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम हेल्थ एंड फिटनेस नीश को देख सकते हैं। जो लोग हेल्दी रहना पसंद करते हैं वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खरीदते हैं, सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, स्पोर्ट्स वाली ड्रेसेस लेते हैं, एक्सेसरीज खरीदते हैं, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। जब मार्केट में कुछ नया आता है तो वो उसे ट्राई करते हैं। उनके स्पोर्ट्स वेयर, फुटवेयर वगैरह जैसे ही ख़राब होते हैं तो वो तुरंत उन्हें बदलते हैं। बहुत से लोग तो अपनी पसंदीदा एक्सेसरीज़ का नया एडिशन आते ही उन्हें खरीद लेते हैं, भले ही पुरानी से भी उनका काम चल सकता है। तो ये एक एंथुसियास्ट नीश या मार्केट हुआ। लेकिन आपको इस मार्केट के अंदर एक एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़ वाला बिजनेस स्टार्ट करना है। उदाहरण के लिए तरुण गिल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। ये अपने यूट्यूब चैनल से लोगों को एक फिट बॉडी बनाने के लिए एजुकेट करते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी एक अमेज़ॉन स्टोर भी है जहां वो लोगों को सुझाव देते हैं कि उन्हें अपनी फिटनेस के लिए कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। जब कोई उनके रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट खरीदता है तो उन्हें कमीशन मिलता है। चूँकि इस मार्केट में बहुत से एंथुसियास्टिक कस्टमर्स हैं इसलिए उनके पास हमेशा अपने लॉयल फॉलोअर्स को बार बार नए प्रोडक्ट्स बेचने के चांस मिलते रहते हैं। चूँकि उनके फॉलोअर्स उन पर भरोसा करते हैं इसलिए वो खुद ही उनसे नए नए रिकमेंडेशंस लेना चाहते हैं। और केवल रिकमेंडेशन ही नहीं, यही फॉलोअर्स उनकी हर नई वीडियो को भी देखते हैं जिससे उनको ऐड रेवेन्यू मिलता है। और इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर आगे जाके वो खुद अपने प्रोडक्ट्स भी निकाल देते हैं तो उनको बेचने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका एक बात पर ध्यान गया होगा कि वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके फैंस हैं। पर आप कैसे इस तरह के फैंस पा सकते हैं जो आपकी बात सुनना चाहते हों? इसके लिए हमें ढूंढनी होगी हमारी तीसरी निशानी, जो कि है ऐसा मार्केट जिसमें अर्जेंट प्रॉब्लम्स हों। एक एवरग्रीन मार्केट ये पक्का करता है कि उसमें डिमांड हमेशा बनी रहेगी। एक एवरग्रीन एंथुसियास्ट मार्केट ये पक्का करेगा कि उसमें कस्टमर्स रिपीट परचेस यानी कि बार बार खरीदारी करेंगे। अब आपको ये पक्का करना है कि ये सारी रिपीट परचेस कस्टमर्स आपके बिजनेस से करें। रिपीट परचेस आपसे कोई भी कस्टमर तब करेगा जब वो आपका एक लॉयल फॉलोअर होगा। और लॉयल फॉलोअर ढूंढने के लिए आपको एक ऐसे मार्केट में जाना होगा जहां पर कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स अर्जेंट होती हों। इमेजिन कीजिए कि आपके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द इतना तेज है कि आप उसे भगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपके दांत को क्लीन करना पड़ेगा और कैविटी को फिल करना पड़ेगा। आप उस डेंटिस्ट की बात मान जाते हैं और उसे अपना प्रोसीजर करने देते हैं। प्रोसीजर होने के बाद आपका दर्द बहुत कम हो जाता है और 2 दिन में ही आप एकदम नॉर्मल फील करने लगते हैं। अब इस इंसिडेंट का आपके ऊपर क्या असर होगा? आपके मन में उस डेंटिस्ट के प्रति भरोसा जाग जाएगा और जब भी आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे उसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे। जब भी आप किसी और को भी डेंटल प्रॉब्लम फेस करते हुए देखेंगे तब आप उसे यही डेंटिस्ट रिकमेंड करेंगे। इस तरह से आप उस डेंटिस्ट के लॉयल फॉलोअर बन गए क्योंकि उसने आपकी एक अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ की फील्ड में भी आप दूसरे बिजनेसेस की अर्जेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई बिजनेस अपनी सारी सेल्स अपनी वेबसाइट से करता है और अचानक से उसकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम आते ही उस बिजनेस को नुकसान होने लगेंगे।
अगर आप इस अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो वो बिजनेस आपका लॉयल फॉलोअर बन जाएगा। फ्रीलांसिंग आपको ऐसी अर्जेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कई मौके देती है। आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, वेब डेवलपर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं। इस तरह की फील्ड्स में हमेशा अर्जेंट प्रॉब्लम आती रहती हैं। अर्जेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और लोगों को अपना फॉलोअर बनाइए। खुद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह आप उन्हें केवल इसके लिए एजुकेट करना भी चूज कर सकते हैं। अगेन, आप ऐसे टॉपिक्स पर ब्लॉग्स, ई बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट या कोर्सेज बना सकते हैं जो बिजनेसेस को उनके अर्जेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाए। इससे आपको खुद काम नहीं करना पड़ेगा। पर अर्जेंट प्रॉब्लम्स केवल इन्हीं फील्ड्स तक सीमित नहीं हैं। ये मैंने बस आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। यहाँ पर जब आप खुद ही दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब आप अपनी एक्सपर्टीज तो यूज़ कर रहे हैं, पर आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे। इसकी जगह अगर आप खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह केवल उन्हें सॉल्यूशंस बताते हैं तो आप उन्हें एजुकेट कर रहे होते हैं। एक सही मार्केट की अगली निशानी होती है कि उसके कस्टमर्स को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करने के चांसेस होने चाहिए। इस बात को समझना बहुत आसान है। भले ही लोग आपके फॉलोअर्स बन जाएं, पर अगर उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं तो वो आपके पास किस लिए वापस आएंगे। जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले बिजनेस की बात हमने पहले की थी, एक तरह से वो भी कुछ हद तक लोगों की अर्जेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, पर चूंकि उन कस्टमर्स को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, इसलिए वो उसके पास लौट ही नहीं रहे। वहीं जो हमने फिटनेस एंथुसियास्ट कस्टमर्स की बात की थी, तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई फ्यूचर प्रॉब्लम रहेगा। एकदम परफेक्ट बाइसेप्स पाने के बाद उन्हें अपने लेग्स पर वर्क करने के लिए टिप्स चाहिए होंगे। मसल्स बनने के बाद उन्हें अपना वेट कम या ज़्यादा करने के तरीकों में इंटरेस्ट आने लगेगा, या फिर अपना बॉडी फैट रेशियो ही सही करना होगा। अपने हर पिछले गोल को पाने के बाद हमेशा उनके पास एक नया ऑब्जेक्टिव होगा। सेम प्रिंसिपल हमारे बिजनेस में आने वाले अर्जेंट प्रॉब्लम्स पर भी अप्लाई होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कभी प्रॉब्लम्स ना आए। जब तक फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तब तक आपके लॉयल फॉलोअर्स आपके पास आते रहेंगे और आप उनसे इनकम जनरेट करते रहेंगे। अब हमारे आइडियल मार्केट का जो आखिरी साइन है वो ये है कि आपके मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके पास पैसा होना चाहिए। जब आपको अपने घर के लिए सब्जियां खरीदनी होती हैं तो आप उन्हें कई जगह से खरीद सकते हैं। आप एक हाथ ठेले वाले से भी सब्जियां खरीद सकते हैं जो कि खुद ही आपके घर के पास आकर आपको सब्जियां देगा। आपको अगर लगता है कि वो सब्जियां महंगी हैं तो आप उससे मोल भाव भी कर सकते हैं। बुरे से बुरे केस में भी उस ठेले वाले की सब्जी बाजार में लगी सब्जी मंडी से थोड़ी बहुत ही महंगी होगी, पर यह बात मत भूलिए कि वो आपको घर तक सब्जी लाकर भी दे रहा है। एक दूसरी जगह जहाँ से भी आप सब्जियाँ खरीद सकते हैं वो है आपके घर के पास का सुपरमार्केट, पर इन्हीं सब्जियों के रेट वहाँ इससे कहीं ज़्यादा होंगे। ऑर्गेनिक सब्जियों के रेट तो 2 से 4 गुना भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक आइडियल सिनेरियो में तो ज़्यादा कीमतों के कारण इस सुपरमार्केट से किसी को सब्जियां लेनी ही नहीं चाहिए और इस ठेले वाले के कारण तो सुपरमार्केट का बिजनेस ही ठप हो जाना चाहिए। पर क्या असलियत में ऐसा होता है? आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बिक्री करता है, ठेले वाला या सुपरमार्केट वाला? सुपरमार्केट वाला महंगी सब्जियां बेचकर भी ज़्यादा पैसे की बिक्री कर पा रहा है क्योंकि वो हाई इनकम और हाई स्टैंडर्ड वाले कस्टमर्स को सामान बेचता है। इन कस्टमर्स को बस बेस्ट क्वालिटी का सामान चाहिए और उसके लिए वो ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ की फील्ड में भी अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कोर्सेज तैयार कर रहे हैं या उन्हें कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो उन्हें पढ़ाई में मदद करेगी, तो आपको उसकी कीमत स्टूडेंट के परचेजिंग पावर के हिसाब से ही रखनी पड़ेगी। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पैसे कमाते हैं, इसलिए उनका परचेजिंग पावर हमेशा कम ही रहेगा। इसकी जगह अगर आप ऐसे लोगों को सर्व करें जो कि अपना टैक्स बचाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से आसानी से केवल अपनी एडवाइस देकर ही ऊंची फीस ले सकते हैं। ऐसे लोगों के पास पहले से ही पैसा है और आप उस पैसे को बचाने या फिर बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपको पैसे देने के लिए 2 बार भी नहीं सोचेंगे। उदाहरण के लिए आपको ट्विटर पर ही बहुत से ऐसे स्टॉक मार्केट एडवाइज़र्स मिल जाएंगे जो कि ट्रेडिंग टिप्स देते हैं। छोटे ट्रेड्स की एडवाइस वो फ्री में देते हैं। बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जानने के लिए आपको उन्हें फीस देनी पड़ती है। लोग पहले उनकी फ्री एडवाइस ट्राई करके देखते हैं। अगर एडवाइस काम करती है तो फीस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थे हमारे 5 मार्केट मस्ट हैव्स। क्या आपके दिमाग में इस वक्त कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है? अगर हाँ, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताइए। हम लोग उसे कमेंट्स में ही डिस्कस करके एक बेहतर आइडिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।